नमस्ते। पिछली क्लास में हमने कारक के बारे में आधारभूत जानकारी प्राप्त की। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे जो कारक हैं उनके कारक चिन्हों के बारे में विस्तार से। पिछली क्लास में हमने कर्ता कारक के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर ली थी। कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता कारक के कौन कौन से कारक चिन्ह होते हैं और उन कारक चिन्हों का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से की जाती है, ये हमने देख लिया था। बढ़ाते हैं अपनी क्लास को आगे, जुड़ जाइए तत्काल प्रभाव से। और यहां मैं बात करूंगा अब कर्म कारक की। कर्ता कारक के पश्चात जो कारक है वो है कर्म कारक। कारक के बारे में आधारभूत जानकारी के लिए हमारी पिछली क्लास देख लीजिएगा। आज बात करेंगे कर्म कारक की। सबसे पहले देखो, कर्म किसे कहते हैं ये हम देख चुके हैं अपनी पिछली क्लासों में। फिर से मैं आप लोगों को बताता हूं। कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट। कर्म का मतलब होता है, जिसे हम अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। कर्म का मतलब होता है कर्ता के द्वारा संपादित क्रिया का सबसे अधिक प्रभाव जिस पे पड़ता है वो कर्म होता है। यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट कोई भी काम करे, उसके काम करने से जो सबसे अधिक प्रभावित होता है वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो वस्तु भी हो सकती है। ध्यान रखना, कर्म व्यक्ति भी हो सकता है, कर्म वस्तु भी हो सकती है। तो कर्ता के द्वारा संपादित क्रिया का सबसे अधिक प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे हम कर्म कहते हैं। अब कर्म की पहचान करने के लिए हमने दो शब्दों को निर्धारित किया है। इन शब्दों की सहायता से हम किसी भी वाक्य में कर्म की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो वो दो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो है क्या और दूसरा है किसको। अब क्या का इस्तेमाल कब करना है और किसको का इस्तेमाल कब करना है? तो क्या का इस्तेमाल तब करना है जब ऑब्जेक्ट वस्तु हो, यानी ऑब्जेक्ट अप्राणी हो, तब हमें किसका इस्तेमाल करना है? क्या का इस्तेमाल करके, और हमें कर्म को पहचानना है। और यदि कर्म प्राणी हो, कर्म सजीव हो, तो हमें किसको का इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करके हमें कर्म की पहचान करनी है। तो सबसे पहले कर्म कारक को समझने से पहले कर्म समझना होगा। कर्म किसे कहते हैं? जैसे पिछली क्लास में हमने बात की थी कर्ता किसे कहते हैं, तो हमने समझा था कि क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता होता है। और फिर कर्ता कारक के हमने चिन्ह डिसाइड किए थे कि कर्ता का ने होता है, से भी होता है, के द्वारा भी होता है, और वो जीरो भी रहता है, मतलब शून्य भी रहता है, मतलब लुप्त भी रहता है। उसी प्रकार से हम सबसे पहले कर्म कारक के अंतर्गत कर्म को समझेंगे। कर्म किसे कहते हैं? तो कर्म यानी ऑब्जेक्ट, और डेफिनेशन हो गई कर्ता के द्वारा संपादित क्रिया का सबसे अधिक प्रभाव जिस पे पड़ता है वो कर्म होता है। ये तो सामान्य बातचीत हो गई कर्म कारक के विषय में। पहचान करने के लिए हम क्या और किसको का इस्तेमाल करते हैं। अब जो कर्म कारक का कारक चिन्ह है वो आम तौर पर को का प्रयोग किया जाता है। जो कर्म होता है उसके साथ आम तौर पर को का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। ये कर्म कारक का कारक चिन्ह लुप्त भी रह सकता है, यानी शून्य। तो शून्य का क्या मतलब है? यानी हमेशा कर्म के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, यह जरूरी नहीं है। कर्म बिना कारक चिन्ह के भी प्रयुक्त हो सकता है, प्रयोग में लाया जा सकता है, हमें उसकी पहचान करनी है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा कि राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में आप देखोगे कि पुस्तक क्या है? पुस्तक है ऑब्जेक्ट, पुस्तक है कर्म, लेकिन इसके साथ किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। कोई बात नहीं हुआ तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पुस्तक कर्म नहीं है, ये पुस्तक कर्म ही है। आप चूंकि पुस्तक अप्राणी है तो हम इसके स्थान पर क्या का प्रयोग करके प्रश्न क्रिएट कर सकते हैं। राम क्या पढ़ता है? प्रश्न बनेगा, प्रश्न उत्तर मिलेगा पुस्तक। तो क्या से हमने प्रश्न बनाया? ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए क्या और किसको का इस्तेमाल करते हैं ये हमने अभी आपको बताया। क्या का इस्तेमाल करते हैं, क्या किसको का इस्तेमाल करते हैं। यदि कर्म अप्राणी है और यहाँ पे कर्म अप्राणी ही है, पुस्तक अप्राणी है, वस्तु है, इसलिए हम क्या का इस्तेमाल करेंगे? उत्तर मिलेगा पुस्तक, पुस्तक कर्म है। दैट्स ऑल। अब देखिएगा, जैसे मैंने लिखा कि राकेश रमेश को पढ़ाता है। राकेश रमेश को पढ़ाता है। यहां देखिएगा पहला वाक्य था राम पुस्तक पढ़ता है, उसमें पुस्तक के साथ कर्म कारक का कारक चिन्ह नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी पुस्तक कर्म है। दूसरा जो उदाहरण है
राकेश रमेश को पढ़ाता है, इसमें रमेश क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके साथ को का प्रयोग हुआ है, और को का प्रयोग हमेशा और हमेशा, ध्यान रखना, केवल जो प्राणीवाचक करता है उसी के साथ होना है। तो यहां पर रमेश प्राणी है, तो यहां हमने प्रयोग किया रमेश का, रमेश के साथ हमने को कारक चिन्ह का प्रयोग किया। राकेश रमेश को पढ़ा, रमेश यहां पर क्या माना जाएगा? कर्म माना जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। चलिए, बस सिंपल चीज है। तो कर्म कारक के विषय में हो गया। कर्म कारक का कारक चिन्ह को होता है, इसके साथ में जरूरी नहीं है हमेशा कारक चिन्ह का प्रयोग हो, ये कारक चिन्ह लुप्त भी रह सकता है। ओके, ये कर्म के बारे में जानकारी। अगला जो कारक है वो है कर्ण कारक। कर्ण कारक, देखिए जो कर्ण शब्द है ये उपकरण शब्द से बना है। ये सॉरी मैं यूं कहूं कि उपकरण शब्द कर्ण शब्द से बना है। कर्ण शब्द में उपसर्ग लगाने से उपकरण, तो यहां पे कर्ण का मतलब या उपकरण का मतलब, दोनों का मतलब हम जानते हैं साधन होता है, साधन। यानी कर्ण कारक की डेफिनेशन इस प्रकार से तय की जाएगी, जिन साधनों से क्रिया संपादित की जाती है। क्रिया के साथ कर्ण कारक का कैसा संबंध होता है? साधन होने का, उपकरण होने का। तो जिन साधनों से क्रिया संपादित की जाती है उस साधन को हम कर्ण कारक के नाम से जानते हैं। अब जो कर्ण कारक का कारक चिन्ह होता है वो होता है से, और ये साधन के अर्थ में, ये लिया जाएगा साधन के अर्थ में। हम के द्वारा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब देखिएगा, हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कर्ता के साथ भी, कर्ता कारक के साथ भी के द्वारा का इस्तेमाल होता है। यहां हमें समझना है कर्ता के साथ भी के द्वारा, कर्ण के साथ भी के द्वारा। फर्क कैसे करेंगे? फर्क अपने को थीम पकड़ना है। कर्ता कौन होता है? जो क्रिया को संपादित करता है। यदि किसी प्राणीवाचक संज्ञा के साथ, यदि किसी प्राणीवाचक संज्ञा के साथ के द्वारा का इस्तेमाल हुआ है और वो प्राणीवाचक संज्ञा क्रिया को संपादित कर रहा है या कर रही है, तो फिर वो कर्ता माना जाएगा, वो प्राणीवाचक संज्ञा कर्ता। लेकिन यदि किसी वस्तु के साथ, यदि किसी साधन के साथ के द्वारा का इस्तेमाल हुआ है और वो क्रिया को संपादित नहीं कर रहा, उस साधन से क्रिया संपादित हो रही है, की जा रही है, तो फिर वह साधन क्या माना जाएगा? वो कर्ण कारक के अंतर्गत आएगा। तो सीधी सी बात है कि कर्ता में जो कर्ता कारक होता है उसमें जो हम के द्वारा का प्रयोग करते हैं वो व्यक्ति के साथ होगा। व्यक्ति या प्राणी में, प्राणी कह देता हूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, वो प्राणी के साथ होगा। ये जो के द्वारा आएगा वो किसके साथ आएगा? प्राणी के साथ आएगा। और कर्ण जो कारक होता है उसमें जो के द्वारा आता है वो व्यक्ति के साथ नहीं आएगा, वो किसके साथ आएगा? वो वस्तु के साथ आएगा। कर्ण कारक का के द्वारा वस्तु के साथ प्रयुक्त होगा। कर्ता कारक का जो के द्वारा है वो व्यक्ति के साथ या प्राणी के साथ प्रयुक्त होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी प्राणी जो है, कोई भी व्यक्ति जो है वो साधन नहीं हो सकता। ये फर्क हमें ध्यान रखना है। यदि किसी वस्तु के साथ है तो नो डाउट वो कर्ता तो नहीं है, वो कर्ण हो सकता है। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के साथ है, यदि किसी व्यक्ति के साथ के द्वारा का प्रयोग है तो फिर वो कर्ण नहीं हो सकता, फिर वो कर्ता ही होगा। ये हमें समझना पड़ेगा। ओके, तो कर्ण कारक का कारक चिन्ह के द्वारा। अब हम बात करते हैं कर्ण कारक का कारक चिन्ह से। देखो मैं एक उदाहरण देता हूं। रमा चाकू से सब्जी काटती है, तो यहां क्रिया क्या है? काटना। ये काटने की क्रिया किस साधन से संपादित हो रही है? चाकू से। तो चाकू क्या माना जाएगा? कर्ण माना जाएगा। कर्ण कारक का कारक चिन्ह से का प्रयोग भी हुआ है। चाकू वस्तु भी है, साधन है जिससे क्रिया निष्पादित हो रही है। तो इस वाक्य में चाकू को क्या मानेंगे? चाकू को हम मानेंगे कर्ण कारक। ये लो जी। इसी प्रकार से मैं लिखता हूं कि दिनेश बस से यात्रा करता है। बस से यात्रा करता है।
यानी यात्रा करने का साधन क्या है? बस। तो यहां बस साधन मतलब करण माना जाएगा, इसको हम कर्ण के नाम से जानेंगे। स्पष्ट है? इसी प्रकार से हम देखते हैं कि नरेश ने बैलगाड़ी से नगर भ्रमण किया। ये लो जी, नरेश ने बैलगाड़ी से नगर भ्रमण किया। बैलगाड़ी से, तो नगर भ्रमण किस साधन से किया? बैलगाड़ी से। तो यहां बैलगाड़ी क्या मानी जाएगी? साधन मानी जाएगी। बैलगाड़ी में कौन सा कारक माना जाएगा? तो करण कारक माना जाएगा। इन सभी उदाहरणों में चाकू से, बस से, बैलगाड़ी से, ये सारे चाकू, बस, बैलगाड़ी सब में करण कारक विद्यमान है। इसी प्रकार से हमने उदाहरण लिया, जैसे माली ने पानी से बगीचे की सफाई की। ये लो, तो यहां पानी क्या है? साधन, सफाई करने का साधन। तो इस यहां पानी शब्द में क्या माना जाएगा? यहां पानी शब्द में वही करण कारक माना जाएगा। एक मिनट, फोन किसका है? तो यहां पानी में क्या माना जाएगा? यहां पानी में करण कारक ही माना जाएगा। तो करण कारक का कारक चिन्ह स्पष्ट है। करण कारक का कारक चिन्ह से होगा, के द्वारा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जैसे इसी वाक्य को हम इस प्रकार से चेंज कर दें, पानी के द्वारा सफाई कीजिए। एक सेंटेंस हमने क्रिएट कर दिया, पानी के द्वारा सफाई कीजिए। तो पानी के साथ में के द्वारा का प्रयोग हुआ है। हम से का प्रयोग भी कर सकते हैं, के द्वारा का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पानी में क्या माना जाएगा? यहाँ पानी में वही करण कारक माना जाएगा। स्पष्ट है? हमने क्या समझा है? देखो, हमने समझ लिया। सबसे पहले हमने कर्म की बात की, कर्म कारक की बात की। कर्म किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हमने बात की थी कर्म, कर्ता के द्वारा संपादित क्रिया का सबसे अधिक प्रभाव जिस पे पड़ता है वो कर्म। कर्म कारक का कारक चिन्ह को, ये लुप्त भी रह सकता है। उदाहरण से हमने समझा था कि उदाहरण से हमने समझा था, जैसे बात की थी हमने कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें पुस्तक के साथ में को का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पुस्तक कर्म है। क्या और किसको का प्रयोग करके हम कर्म की पहचान कर सकते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी कर्ण कारक की। कर्ण कारक का कारक चिन्ह से होता है। से का प्रयोग यदि साधन के रूप में किया जाता है, साधन के अर्थ में किया जाता है, तो फिर वहां पर कर्ण कारक माना जाएगा। कर्ण का मतलब उपकरण से है, अर्थात साधन से है। के द्वारा का इस्तेमाल भी होता है। अब के द्वारा का इस्तेमाल कर्ता के साथ भी होता है और कर्ण के साथ भी होता है, लेकिन कर्ता के साथ वो व्यक्ति के साथ प्रयुक्त होगा जब कर्ता कारक होगा, और कर्ण कारक जब वस्तु के साथ प्रयुक्त होगा। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, यहाँ हमने देखा रमा चाकू से, दिनेश बस से, नरेश ने बैलगाड़ी से, ये सब के सब कर्ण कारक ही हैं। इसी प्रकार से माली ने पानी से या पानी के द्वारा, तो ये भी कर्ण कारक के अंतर्गत ही आना है। ओके, चलते हैं आगे। संप्रदान, संप्रदान कारक। संप्रदान का मतलब क्या होता है? सम, धन, प्रदान। सम का मतलब समान रूप से, समान रूप से, और प्रदान का मतलब होता है देना। जहां समान रूप से देने का भाव हो, किसी के लिए कुछ करने का भाव हो, वहां पर संप्रदान होता है। क्रिया किसके लिए निष्पादित की गई, क्रिया किसके लिए संपादित की गई, क्रिया किसके लिए संपादित की जा रही है, तो जिसके लिए संपादित की जा रही है वहां संप्रदान माना जाएगा। तो संप्रदान कारक का कारक चिन्ह होता है के लिए, और
को का इस्तेमाल भी होता है, ध्यान रखना। अभी हम इन दोनों के विषय में समझेंगे। सबसे पहले के लिए के बारे में समझ लेते हैं। जैसे जन कल्याण के लिए त्याग आवश्यक है। एक सेंटेंस हमने बना लिया, जन कल्याण के लिए त्याग आवश्यक है, यानी ये जो क्रिया है त्याग आवश्यक, वो क्रिया जन कल्याण के लिए निष्पादित हो रही है। तो यहां जन कल्याण शब्द में क्या माना जाएगा? यहां जन कल्याण शब्द में संप्रदान माना जाएगा। इसी प्रकार से हम लिखते हैं कि भाई अपनी बहन के लिए उपहार लाया। तो उपहार लाने की जो क्रिया है वो किसके लिए निष्पादित हुई है? बहन के लिए निष्पादित हुई है। तो यहां बहन शब्द में क्या माना जाएगा? यहां बहन शब्द में संप्रदान माना जाएगा। देखो ये जो के लिए है ना, ये के लिए, ये तो एक कारक चिन्ह है, प्रसर्ग है। अब के लिए के पर्याय जैसे के हेतु, के वास्ते, के निमित्त, इनका प्रयोग भी हो सकता है। बात तो एक ही है, ये के लिए के ही पर्याय हैं। तो अगर किसी वाक्य में के लिए न आकर के हेतु आ जाए, के निमित्त आ जाए, के वास्ते आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहां भी संप्रदान ही माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिख देते हैं कि देश के वास्ते वीर शहीद हो गए। ये लो जी, देश के वास्ते वीर शहीद हो गए। आपसे पूछ ले देश शब्द में कौन सा कारक है, तो यहां पर के लिए के जगह हमने के वास्ते का प्रयोग कर दिया। यहां देश शब्द में संप्रदान ही माना जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जरूरी नहीं है परीक्षा में हर बार के लिए का ही प्रयोग आए, वहां के लिए तो आ ही सकता है, साथ साथ में के हेतु, के वास्ते, के निमित्त, इन शब्दों का प्रयोग भी संभव है। ओके जी, अब देखिएगा, ये हमने देख ही लिया, संप्रदान ये हो गया। अब बात करते हैं संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह है, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह वो को भी माना जाता है। के लिए तो है ही, को भी देखने को मिलता है। अब को कब देखने को मिलता है? देखो, हमने जब क्रिया पढ़ी थी तब हमने एक क्रिया पढ़ी थी द्विकर्मक क्रिया। ये लो जी, द्विकर्मक क्रिया में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? देखो, जैसे मैंने लिख दिया कि राकेश ने रमेश को पैसे उधार दिए हैं। यहां पर वापस लेने का भाव है, समझना मेरी बात को। राकेश ने रमेश को पैसे उधार दिए। यहां रमेश और पैसे, क्या दिए? पैसे। किसको दिए? रमेश को। क्या और किसको? दोनों का उत्तर मिल रहा है। तो यहां पर रमेश और पैसे, यहां पे दो कर्म हैं, वापस लेने का भाव है, दो कर्म है। तो यहां दोनों में क्या माना जाएगा? कर्म कारक माना जाएगा। दोनों में ही कर्म कारक माना जाएगा। लेकिन जब देकर वापस नहीं लेने का भाव हो, परोपकार का भाव हो, संप्रदान का भाव हो, प्रदान का मतलब देना, और देने का भाव कैसा हो? देकर वापस नहीं लेने का भाव हो, सेवा करने का भाव हो, परोपकार का भाव हो, तब वहां संप्रदान बन जाता है। कैसे? जैसे इसी देना क्रिया को हम दूसरे रूप में लेंगे कि राधा ने गरीब को वस्त्र दिए। ये लो, देना क्रिया यहां भी है, देना क्रिया यहां भी है, लेकिन यहां देकर वापस लेने का भाव है, इसलिए दोनों कर्म है। लेकिन यहां आप देखोगे गरीब और वस्त्र, यहां भी अपने को देखने में दो कर्म लग रहे हैं, लेकिन यहां पे ये जो शब्द है गरीब, ये है
जिसे हम कर्म सेकंड कहते हैं, ये कर्म प्रथम है, ये कर्म द्वितीय है। जिसका उत्तर क्या से मिलता है? वो कर्म प्रथम होता है, प्रधान कर्म होता है, मुख्य कर्म होता है। और जिसका उत्तर किसको से मिलता है? वो गौण कर्म होता है, अप्रधान कर्म होता है। तो ये गौण कर्म। लेकिन जब देने का इस प्रकार का भाव हो कि देकर वापस नहीं लें, परोपकार, सेवा, तो ये जो द्वितीय कर्म होता है ये फिर संप्रदान बन जाता है। यानी यहां पर हमें जो को कारक चिन्ह का प्रयोग देखने को मिल रहा है, ये संप्रदान कारक को प्रदर्शित कर रहा है, न कि कर्म कारक को। तो इस वाक्य में गरीब क्या हुआ? इस वाक्य में गरीब संप्रदान हो गया। एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे राम ने तीन व्यक्तियों को खाना बांटा या खिलाया या दिया। ये लो, राम ने दीन व्यक्तियों को खाना दिया। तो यहां पर दीन व्यक्तियों, ये जो खाना दिया, ये जो क्रिया है वो किसके लिए संपादित हो रही है? दीन व्यक्तियों के लिए, गरीब व्यक्तियों के लिए संपादित हो रही है। इसलिए यहां दीन व्यक्तियों शब्द में क्या माना जाएगा? यहां दीन व्यक्तियों शब्द में संप्रदान माना जाएगा। और संप्रदान का कारक चिन्ह को, वैसे कारक चिन्ह को जो है वो कर्म कारक का है, कर्म कारक का कारक चिन्ह होता है को। तो लेकिन संप्रदान में भी को का प्रयोग देखने को मिलता है। ध्यान रखना, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में यही फर्क है कि संप्रदान में देकर वापस नहीं लेने का भाव होता है, वहां पर परोपकार का भाव होता है, सेवा का भाव होता है। और जो गौण कर्म होगा वहां पर आपको द्विकर्मक क्रिया देखने को मिलेगी। द्विकर्मक, ये भी कर्म, ये भी कर्म। लेकिन जो गौण कर्म है, ये गौण कर्म है, दीन व्यक्तियों गौण कर्म है। और जो गौण कर्म है फिर वो संप्रदान माना जाएगा, फिर वो कर्म नहीं माना जाएगा। तो इस वाक्य में खाना तो क्या है? कर्म। लेकिन दीन व्यक्तियों ये कर्म नहीं है, इसे हम संप्रदान कहेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या समझा? आज हमने समझा है कर्म कारक के विषय में, कारण कारक के विषय में और संप्रदान कारक के विषय में। चलो ब्रीफली थोड़ा सा इसको हम पुनः समझ लेते हैं। देखिए, कल की क्लास में हमने सबसे पहले कर्ता के बारे में पढ़ा था। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। उससे पहले हमने बात की थी, एक सेकंड, सबसे पहले हमने बात की थी कारक की डेफिनेशन, कारक की परिभाषा। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था, कारक को अंग्रेजी में कहते हैं केस। केस का मतलब होता है मामला, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का क्रिया के साथ क्या मामला है, वही कारक है, उसे जो बताए वही कारक है। ठीक है, कारक की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। संस्कृत में तो हमने पढ़ी थी क्रियान्वयी कारकम, क्रियान्वयी कारकम ये हमने पढ़ी थी। और हिंदी में हमने पढ़ी है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का क्रिया के साथ अथवा अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले तत्व कारक कहलाते हैं। इस परिभाषा को यदि हम आधार माने तो कारक के कितने प्रकार होते हैं? तो कारक के प्रकार होते हैं 8। याद रखना, संस्कृत में 6 ही प्रकार थे, लेकिन हिंदी में संबंध कारक और संबोधन कारक ये 2 कारक और जोड़ दिए गए। अब कारक की संख्या होती है 8। प्रत्येक कारक का हमने कारक चिन्ह भी डिसाइड कर रखा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कर्ता कारक, सबसे पहले कौन सा कारक? कर्ता कारक। और कर्ता कारक का कारक चिन्ह हमने बात की थी ने। लेकिन ने का प्रयोग केवल भूतकाल के वाक्यों में ही देखने को मिलता है, वर्तमान काल के और भविष्य काल के वाक्यों में इसका प्रयोग नहीं मिलता है। ये ने जो है वो लुप्त भी रहेगा, कब? वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्यों में। इसके बाद में कल मैंने आपको बताया था से का प्रयोग भी कर्ता के साथ संभव है। जरूरी नहीं है कि हमेशा कर्ण कारक के साथ ही से का प्रयोग होता है या फिर अपादान कारक के साथ ही से का प्रयोग होता है। कर्ता कारक के साथ भी से का प्रयोग हो सकता है, लेकिन वो कब होता है? एक तो होता है आपको प्रेरणार्थक जो क्रिया होती है, और प्रेरणार्थक कौन सी क्रिया? द्वितीय क्रिया का जब हम प्रयोग करते हैं तो से का प्रयोग देखने को मिलता है। एक भाववाच्य उसमें भी देखने को मिलता है। ये उदाहरण हम देख चुके हैं।
इसको अच्छे से समझने के लिए पिछला वीडियो देख लीजिएगा। और के द्वारा का प्रयोग भी संभव है। ये सब कर्ता कारक के बारे में हमने बात की थी। फिर हम बात कर रहे थे आज की क्लास में कर्म कारक के बारे में। कर्म कारक यानी ऑब्जेक्ट, कर्ता के द्वारा संपादित क्रिया का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा वो कर्म। और कर्म की पहचान करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या का और किसको का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो कर्म कारक का कारक चिन्ह होता है को, लेकिन कई परिस्थितियों में ये भी लुप्त रहता है, रह सकता है। स्पष्ट है? तो कर्म की पहचान करना सामान्य बात है, सरल बात है। फिर उसके बाद में हमने बात की थी कर्ण कारक। कर्ण शब्द से ही उपकरण शब्द बना है। इस शब्द से कौन सा शब्द बना है? उपकरण, यानी जहां साधन का बोध हो। उपकरण का मतलब क्या होता है? साधन का बोध हो। क्रिया किस साधन से निष्पादित की जा रही है, क्रिया किस साधन से संपादित की जा रही है, पूरी की जा रही है, या क्रिया को पूरा करने का जो साधन है वह क्या कहलाएगा? वो कर्ण कहलाएगा। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? तो इसका कारक चिन्ह होता है से। देखो से का प्रयोग यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन समझना है कि वो कर्ता के साथ कब होगा और कर्ण के साथ कब होगा। यदि क्रिया का संपादन जिस साधन से किया जा रहा है उस साधन के साथ से है तो फिर वो कर्ण है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के साथ है, यदि किसी व्यक्ति के साथ से का प्रयोग हुआ है और वो कर्ता की भूमिका, क्रिया को निष्पादित करने वाला की भूमिका निभा रहा है तो फिर वो कर्ता है। इसी प्रकार से के द्वारा का प्रयोग भी देखने को मिलता है। अब ये के द्वारा का प्रयोग हमें कर्ता के साथ भी देखने को मिलता है और कर्ण के साथ भी देखने को मिलता है। जब कर्ण के साथ आएगा तो वस्तु के साथ आएगा, साधन का बोध कराने वाली वस्तु के साथ आएगा। और जब कर्ता के साथ आएगा और कर्ता के साथ के द्वारा का प्रयोग हमें कहां देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है कर्म वाच्य में। पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है वहां हम कर्ता के साथ के द्वारा का प्रयोग करते हैं अक्सर। ये थोड़ा फर्क है जो हमें देखना होगा। कर्ता, कर्म, कर्ण। संप्रदान के बारे में अभी भी मैंने बात बताई आप लोगों को। संप्रदान, संप्रदान का मतलब होता है किसी के लिए क्रिया का संपादन, के लिए क्रिया का संपादन, और जिसके लिए क्रिया की जाती है उसी में संप्रदान होता है। जिसके लिए क्रिया संपादित की जाती है उसमें संप्रदान होता है। तो यहाँ पे संप्रदान कारक का कारक चिन्ह के लिए होता है, आमतौर पर के लिए होता है, लेकिन के लिए की जगह हम के हेतु, के वास्ते, के निमित्त इनका प्रयोग भी कर सकते हैं, करते हैं। तो इनमें से कुछ भी आ जाए वहां संप्रदान माना जाएगा। और संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह है वो को भी है, को का प्रयोग भी करते हैं। और को का प्रयोग कब करते हैं? गौण कर्म जो होता है, गौण कर्म, गौण कर्म को हम अप्रधान कर्म भी कहते हैं। अप्रधान कर्म, वहां भी को का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखना, संप्रदान में देखकर वापस नहीं लेने का भाव होता है, सेवा का भाव होता है, परोपकार का भाव होता है। चलिए, इससे पहले एक बात और बता दूं मैं आपको। देखो, ये जो कर्ण है इसके बारे में एक बात बताता हूं मैं आप लोगों को। कर्ण कारक के बारे में एक बात छूट गई, वो आपको बता देता हूं। कर्ण कारक, जहां कार्य और कारण का संबंध हो, वहां भी कर्ण होता है। जहां कार्य और कारण का संबंध हो वहां भी कर्ण कारक माना जाएगा। कैसे? जैसे मैं लिखता हूं, दूध से दही जमता है। दूध से दही, तो ये दूध क्या है? यहां पर कारण, और दही क्या है? कार्य। तो कार्य कारण या कारण कार्य संबंध है, किसी कारणवश कार्य हो रहा है और वहां अगर से का प्रयोग किया गया है तो फिर वो कर्ण कारक माना जाएगा। जैसे आ गया कि पानी से शरबत बनी, पानी से शरबत बनी, तो पानी क्या है? यहां पर कारण, शरबत क्या है? कार्य।
तो कारण कार्य का जहाँ संबंध होता है वहाँ भी करण ही माना जाता है। ये थोड़ी अपने को ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ से प्रश्न कर लेते हैं। ये प्रश्न तो आया हुआ भी है, दूध से दही जमता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों पर भी हमें दृष्टिपात करना होगा ताकि हम परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को ठीक ढंग से हल कर सकें। तो हमने कर्ता के बारे में समझा, कर्म के बारे में समझा, करण के बारे में समझा और संप्रदान के बारे में समझ लिया है। चलिए देखिए, एक उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं। जैसे आ गया छत से देखो। बताओ, ये जो उदाहरण है छत से देखो, इसमें कौन सा कारक संभव है, कौन सा कारक हो सकता है? हाँ जी, छत से देखो, यहां पर आप देखिए से का प्रयोग हुआ है। कौन सा कारक हो सकता है? छत से देखो, देखिए जब हम क्या है, जब कारक चिन्ह पर डिपेंड रहते हैं तो हमारा प्रश्न गलत भी हो सकता है। मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को कि हमें कारक चिन्ह पर डिपेंड नहीं रहना है, वो हमारी सहायता के लिए है, लेकिन 100% अगर हम उस पर डिपेंड रहेंगे, निर्भर रहेंगे, तो हमारा प्रश्न गलत भी हो सकता है। यहां देखो छत से देखो, तो छत कोई देखने का साधन थोड़ी है, नहीं है। इसीलिए आप ये मत देखना कि छत के साथ में से का प्रयोग हुआ है। से तो कर्ण कारक का, या फिर आगे हम बात करेंगे अपादान, अपादान का कारक चिन्ह होता है। तो क्या इसमें कर्ण है, क्या इसमें अपादान है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें कर्ण भी नहीं है और अपादान भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। और कर्ता कारक के साथ भी प्रयुक्त होता है, वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्ता तो अमूमन प्राणीवाचक होता है, छत तो प्राणीवाचक है ही नहीं, और न क्रिया इसके द्वारा संपादित हो रही है। इसलिए इसमें न तो कर्ता है, न कर्ण, न अपादान है, तीनों ही कारक नहीं है। इसमें एक अलग ही कारण है और वो है अधिकरण। उसके बारे में मैं आपको डिटेल से जब हम अधिकरण कारक पढ़ेंगे तब बताऊंगा। इसमें अधिकरण कारक है। क्यों है? क्योंकि छत स्थान है, देखने का स्थान, देखने का साधन नहीं है, स्थान है, देखने की क्रिया इस स्थान पर संपादित हो रही है। खैर अधिकरण के बारे में हम आगे से पढ़ेंगे। तो अपने को विवेक से काम में लेना है। यहाँ पे छत साधन नहीं है, छत में अलग होने का बोध भी नहीं है, छत प्राणीवाचक भी नहीं है, तो न इसमें कर्ता है, न कर्ण, न अपादान है। तो केवल कारक चिन्ह के भरोसे हम किसी भी शब्द में कारक का निर्धारण नहीं कर सकते। वहां हमें उसकी मूल थीम को देखना है कि वास्तव में इस शब्द में कौन सा कारक हो सकता है। ठीक है, ये सब अभ्यास से और प्रयास से संभव होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में आपने कर्म कारक के बारे में, कर्ण कारक के बारे में और संप्रदान कारक के बारे में समझा। आगे की क्लास में हम अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इन 4 कारकों के विषय में विस्तार से बातचीत करेंगे। अपेक्षा करता हूं जो चीज आपको बताई जा रही है वो आप लोगों को समझ में आ रही है। कहीं कोई डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, या कोई सॉल्व अनसॉल्व पेपर आप हल कर रहे हो, गत वर्षों के परीक्षा प्रश्न पत्र आप हल कर रहे हो, वहाँ ऐसा कोई प्रश्न आता है, या कोई गाइड पढ़ते समय, कोई व्याकरण की पुस्तक पढ़ते समय यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो आप निसंकोच बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना जो प्रश्न है, क्वेरी है, आपकी जिज्ञासा है, वो हमें लिख के भेजिए। हम 100% उसका समाधान करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आभार।